अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दिस इज द प्रोसीजर फॉर डायगोनलाइजिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो इट्स डायगोनलाइजिंग अ मैट्रिक्स, नोट द डायगोनलाइजेशन। सो डायगोनलाइजिंग एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने अभी पीछे एक रिजल्ट किया है, वो आपको ये कहता है कि अगर तो आपका जो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आपने इसको सिमिलर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपीट कर रही हूँ, सिमिलर करना है किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स से। तो ये डी में डायगोनल मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ये जो डी है आपका, ये किसके इक्वल हो, दैट इज पी इनवर्स ए और पी। ठीक है। सो ए तो आपको गिवन होगा। तो जो आपकी जॉब है वो बेसिकली आपने मैट्रिक्स पी फाइंड करना है जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना इसका जरूरी है, और ये वैसे भी होता है क्योंकि आपको पी इनवर्स भी चाहिए होता है। ठीक है, सो दैट पी इनवर्स ए पी जो है वो डी। सो ये आपने सो बेसिकली डी फाइंड करने के लिए द डायगोनल मैट्रिक्स गिवन द मैट्रिक्स ए, यू हैव टू फाइंड दिस पी। ठीक है, अब इस पी को कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये एक्चुअली किस तरह से फाइंड करने है, बेसिकली डायगोनलाइजिंग एंड मैट्रिक्स का एक प्रोसीजर है। जो स्टेप वन है, स्टेप वन में आपने ये करना है कि आपको गिवन है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसे डायगोनलाइज करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेशन के काबिल भी है कि नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनलाइज किया जा सके। ठीक है, उसके लिए आपने किया हुआ है कि एक रिजल्ट किया हुआ है कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, सो आपकी जॉब क्या है, आपने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, सॉरी, आपने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि वो जो आइगन वेक्टर होते हैं वो आइगन स्पेस की बेसिस होती है, आइगन स्पेस बेसिस होती है। ठीक है, सो वो आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स की सॉरी, जो प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो पहला स्टेप है वो क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपने करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लिया, फर्ज कीजिए कि वो जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, दिस इज समथिंग लाइक लैम्डा माइनस लैम्डा वन। फर्ज करें कि अच्छा, ये मैं ऊपर जो लिख रही हूँ ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ओके, ये मैं फर्ज करें कि आपकी मैट्रिक्स की जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो आपकी है। ठीक है, और उसके लिए उसके जरिए आपको जो आइगन वैल्यूज मिली हैं। ठीक है, सो सेकंड स्टेप में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यूज को इवेल्युएट करना। ठीक है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, इवेल्युएटिंग आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। सो अगर तो आपकी सारी आइगन वैल्यूज जो हैं लैम्डा वन लैम्डा टू से लैम्डा एन तक सारी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो एक रिजल्ट आपने लास्ट किया था उसके मुताबिक आपको एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, समझ लें कि वो आपके V1 V2 से Vn है। ठीक है, अगर तो ये सारी की सारी डिस्टिंक्ट है तो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। सो देन योर मैट्रिक्स इज एबल टू डायगोनलाइज इट। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपकी आइगन वैल्यू, सो इफ लैम्डा वन लैम्डा टू टू लैम्डा के,
मे बी कि कुछ आपस में रिपीट हो जाए। जैसे फर्स्ट करें आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स कोई है ना, वो लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस टू स्क्वायर है इज इक्वल टू जीरो। सो ये अगर आप देखें तो थ्री डायमेंशन का मैट्रिक्स है, थ्री ऑर्डर का, और इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो लैम्डा इज इक्वल टू वन एंड टू है। लेकिन टू की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे टू की पावर टू है, सो मल्टीप्लिसिटी इसकी टू है। सो इसका मतलब है टू जो है वो टू टाइम्स रिपीट हुई है। सो आपकी आइगन वैल्यूज जो है वो तीन नहीं है, यहाँ पे दो है, और डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट इसका मतलब ये है कि आपकी वन टू टू है, क्योंकि टू जो है वो टू टाइम्स अपीयर होता है। सो अगर तो इन अगर आपके पास के आइगन वैल्यूज हैं, अब आपने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं पीछे, आपने देखे होंगे, एग्जांपल की थी, तो टू के करस्पॉन्डिंगली आपको टू आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर्स आपको टू भी मिल सकते हैं और आइगन वेक्टर आपको वन भी मिल सकते हैं। ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर आपके पास लैम्डा वन से लैम्डा के एन फॉर के इज लेस देन इक्वल टू एन जो है वो आपकी आइगन वैल्यूज है। ठीक है, सो आर योर आइगन वैल्यूज, and corresponding to these eigenvalues you have k you have n linearly independent vectors। तो जेन में रखें, हो सकता है कि आपको आपके पास जो आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो है वो एक आइगन वेक्टर ना हो, दो हो जाए, या डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लिसिटी। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपस में रिलेट करती है। बट ये फिलहाल मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि अगर तो आपके पास k आइगन वैल्यूज हैं एंड k इज लेस देन इक्वल टू वन एंड द कोरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, एक्चुअली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होते हैं, सो कोरस्पॉन्डिंगली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आर n। सो ये जेन में रखें, k इज लेस देन n। जैसे अगर आपके पास थ्री डायमेंशन का मैट्रिक्स है, तो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है तो हो सकता है कि एक आइगन वैल्यू टू टाइम्स रिपीट हो, तो ये आपके पास दो आइगन वैल्यूज यहाँ पे आई हैं, तो समटाइम्स एक भी आ सकती है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, लेकिन जो इन के आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं वो अगर आपके n है, तो इस केस में आपका मैट्रिक्स ए जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। अगेन मैं फॉर एग्जांपल रिपीट करके बता रही हूँ कि अगर आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंगली जो आइगन वेक्टर जो बेसिस आती है उसकी आइगन स्पेस की, वो आपकी वी वन आ रही है, और लैम्डा इज इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंगली जो आपकी बेसिस वेक्टर आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, वो आपके पास वी टू जो है और एक जो है वो आपका वी थ्री आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके टोटल तीन आइगन वेक्टर होंगे, वी वन, वी टू और वी थ्री। ठीक है, सो आपकी आइगन वैल्यूज यहाँ पे दो हैं, लेकिन आपके पास उतने आइगन वेक्टर्स आ गए हैं जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, सो अगर आपका ए जो है वो यहाँ पे थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर आपके पास के आइगन वैल्यूज हैं लेकिन जो आइगन वेक्टर्स उसके कोरस्पॉन्डिंगली आए हैं वो आपके कितने आए हैं, वो आपके एन आए हैं, तो उस केस में भी आपकी जो मैट्रिक्स ए होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन बट इफ योर आइगन वेक्टर्स, इस केस में ये जेन में रखें, क्योंकि डिस्टिंक्ट केस में तो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आ ही जाएंगे, ये आपकी रिजल्ट है। लेकिन अगर आपके जो है, सो इफ योर आइगन वेक्टर्स आर के, यानी कि अगर आपके के आइगन वेक्टर्स होंगे जो कि लेस देन एन होंगे, जैसे अगर आपके पास टू है तो आपके पास जैसे यहाँ पे वी वन ही होता और सिर्फ वी टू होता, वी थ्री ना होता, तो आपके पास देखा जाए दो आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंगली दो आइगन वेक्टर्स आएंगे, जबकि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो थ्री है। तो इस केस में आपका जो ए मैट्रिक्स है, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, सो जेन में रखें अगर आपके आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज, सो पहले ये जेन में रखें आपके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो एन आइगन वेक्टर्स आएंगे, देन योर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। बट अगर आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटिंग है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी के आइगन वैल्यूज अपीयर हुई है वेयर के इज लेस देन इक्वल टू एन। तो इस केस में अगर आपके एन वेक्टर्स आ जाएंगे देन योर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। बट इफ योर वेक्टर्स आर लेस देन एन, ठीक है, देन मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अच्छा अब ये स्टेप टू वन में तो आपको पता चल जाएगा आइगन वेक्टर्स फाइंड करके कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है।
सो अगर तो ए जो होगा, ए इज डायगनलाइजेबल, ए अगर आपका डायगनलाइजेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि आपके पास एन आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। सो एक मिनट। सो इफ ए इज डायग तो इसका मतलब क्या होगा कि V1, क्योंकि डायगनलाइजेबिलिटी जो है किसके इक्वल है, यू हैव एन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, सो V1 V2 V3 एंड Vn, ठीक है। ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं जो आपने इवेल्युएट किए होंगे। देन आपका जो पी मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कि आपने हर वेक्टर को, ये जो वेक्टर होगा इसको आपने वर्टिकली जो है वो अरेंज कर लेना है, V1 V2 टू Vn, ठीक है। सो ये आपका पी मैट्रिक्स होगा। सो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये पी मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। सो ये जो पी मैट्रिक्स होगा ये आपका डिपेंड करेगा, जैसे फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास V1 जो वेक्टर होगा वो फर्ज करें 1 0 1 है, और जो आपका V2 वेक्टर है वो फर्ज करें आपका है 0 1 0, और जो आपका V3 वेक्टर है वो आपका है से ओके, ये दिस इज 0 0 1 1 0 एंड 1 0 0। सो ये बेसिकली अगर देखें तो मैंने दिस इज न्यू है। सो जो आपका पी मैट्रिक्स होगा इस केस में वो आपका क्या होगा, 0 0 1, ये आपका पी, ये आपका वर्टिकली है, ठीक है। सो ये आपका होगा 0 1 0, और ये आपका होगा 1 0 0। सो ये आपका मैट्रिक्स पी होगा, और अगर आप देखें तो ये V1 वेक्टर है जो कि वर्टिकली है, ये V2 है आपका, और ये V3, ठीक है। सो ये इस तरह से आपने पी मैट्रिक्स लेना है। ये जो आपका पी मैट्रिक्स होगा ये इन्वर्टिबल होगा हमेशा, पी इज इन्वर्टिबल। पी इन्वर्टिबल इसलिए होगा कि आपके वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए ये जो कॉलम्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आपका जो आपका डिटर्मिनेंट होगा ये हमेशा नॉन जीरो होगा। सो पी इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, सो दिस इंप्लाइज पी इनवर्स एग्जिस्ट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, स्टेप 2 में तो आपने पी फाइंड कर लिया इस तरह से, जो स्टेप 3 होगा इसका, स्टेप 3, स्टेप 3 में आपने पी इनवर्स फाइंड करना है, पी इनवर्स, क्योंकि पी आपके पास आ जाएगा पी इनवर्स। और स्टेप 4 में आपने क्या फाइंड करना है, आपने पी इनवर्स ए पी मैट्रिक्स फाइंड करना है, और ये मैट्रिक्स एक्चुअली एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और इस डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशलिटी ये होगी कि इसके डायगोनल में आइगन वैल्यूज हो, ये λ1 λ2 से जो भी आपकी आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा एन तक, यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा। सो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा जो कि सिमिलर होगा मैट्रिक्स ए के। सो दिस इज द प्रोसीजर्स टू फाइंड द डायगोनलाइजेशंस। सो प्रोसीजर्स टू डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। डायगोनलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है कि आपने स्टेप 1 में ये देखना है कि क्या मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल भी है कि नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है। अगर तो आपकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो आपके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। और मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि वो जो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं वो आइगन स्पेस की बेसिस होती हैं, ठीक है। सो वो आपने पकड़नी है। लेकिन अगर आपका फर्ज करें कि आइगन वैल्यूज जो है वो रिपीटिंग आ रही हैं, ठीक है, रिपीटिंग बहुत से केसेस आपने किए होंगे, आपकी रिपीटिंग फॉर्म में आती है। इस केस में आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो सकता है अगर इन रिपीटिंग आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंगली एन ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वो एन आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे देन योर मैट्रिक्स इज एबल टू डायगोनलाइजेबल, क्योंकि डायगोनलाइजेशंस की जो इक्विवेलेंट कंडीशन है वो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। ये इक्विवेलेंट कंडीशन नहीं है कि आपकी आइगन वैल्यूज जो है वो हमेशा ही डिस्टिंक्ट हो, आइगन वैल्यूज कैन बी रिपीट। लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में ये होता है कि आपकी रिपीटिंग फॉर्म में आपने देखना होता है कि आइगन वेक्टर्स उसमें
क्या n आएंगे? अगर n आएंगे तो डायगोनलाइजेबल है। अगर n वेक्टर्स नहीं है, आपके n से कम है, तो आपका मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। आप क्वेश्चंस को वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इस केस में आपने जो आइगन वेक्टर्स लिए होंगे, जो कि आपस में n लीनियरली डिपेंडेंट n आइगन वेक्टर्स होंगे, आपने p मैट्रिक्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हर वेक्टर जो है आइगन वेक्टर उसमें एक कॉलम वेक्टर बना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको करके लिखा है। सो पी मैट्रिक्स का आपने अगले स्टेप में इनवर्स लेना है। जब आप इनवर्स फाइंड करेंगे, किसी भी आप मेथड से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे। सो स्टेप 4 में क्या है कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स जो कि सिमिलर होगा मैट्रिक्स ए के, ठीक है। सो ये आपका प्रोसीजर है टू फाइंड द आइगन वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू डायगोनलाइज। आई थिंक ये 3 by 3 की एग्जांपल जो है उसको मैं आपको डायगोनलाइज करना सिखाऊंगी।